मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में मिल सके। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि धान में हमें जो उर्वरक डालना है वो कितना उर्वरक डालना है, किस समय डालना है और कैसे डालना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे हम उसको डालें ताकि फसल उसका पूरा लाभ ले सके। देखिए, धान की जो फसल है उसमें उर्वरक प्रबंधन पे हमें बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, खास तौर पे जिंक का, क्योंकि जो रोपित धान है, ट्रांसप्लांटेड राइस है और जिंक की बहुत कमी देखी जा रही है और खैरा रोग आता है। और इस रोग की वजह से, जिंक की कमी की वजह से पौधे छोटे रह जाते हैं, उसमें भूरे धब्बे पड़ते हैं, उसमें टिलरिंग नहीं होती और उपज बहुत कम रह जाती है। तो जिंक पे बड़ा विशेष रूप से इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि फसल को 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। इसके अलावा और दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए जो फसल की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए हमें ऐसी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सारे तत्व हों। तो जो जैविक खादें हैं उनमें सभी तत्व होते हैं, इसलिए हमें अपनी खेती में जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। चाहे हम गोबर की खाद का प्रयोग करें, कंपोस्ट का खाद प्रयोग करें, और इन सड़ी खादों को अपने खेत में 15 से 20 दिन पहले डाल देना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएं, प्रॉपरली मिनरलाइज हो जाएं और इनके पोषक तत्व मिलें। इसके साथ साथ अगर संभव हो तो हमें हरी खाद लेनी चाहिए। ढैंचे की हरी खाद बहुत अच्छी होती है। इसके प्रयोग से भूमि में जैविक पदार्थ तो बढ़ता है, नाइट्रोजन की भी बहुत अधिक मात्रा बढ़ती है। तो हमको जैविक खाद का जरूर प्रयोग करें जहां तक संभव हो। इसके साथ साथ हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, एनपीके है, यूरिया, डीएपी, एमओपी, इसका बैलेंस्ड प्रयोग करना चाहिए। मैं बैलेंस्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी मात्रा बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा होने पर समस्याएं दूसरी हो सकती हैं। वातावरण हमारा प्रदूषित होता है, फसल पे भी उसका नुकसान होता है। तो जब भी हम केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें तो इसको बड़ी इसकी मात्रा की गणना करके और बैलेंस में ही प्रयोग करें। जितनी रिकमेंडेड डोज है उससे ज्यादा प्रयोग नहीं करें। अलग अलग क्षेत्रों में रिकमेंडेशंस जो होती है, जो संस्तुति की जाती है, वो अलग अलग फसलों की अलग अलग होती है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है, नॉर्दर्न प्लेन है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। यहाँ के जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो धान, रोपित वाला धान है, ट्रांसप्लांटेड राइस है, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है। और इसमें भी दो तरह की वैरायटी, जो एक हाई यील्डिंग वैरायटी है धान की, एक दूसरा हाइब्रिड है, संकर किस्म है, उन दोनों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए लिखा है। और हाई यील्डिंग वैरायटी में जो ये उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है, हमारे मैदानी क्षेत्र, और वो भी ट्रांसप्लांटेड राइस, उसके लिए 1 एकड़ में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। जब ये 3 तत्व इस तरह से लिखे होते हैं तो पहला नाइट्रोजन होता है, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम। बुआई के समय हमें लगभग 1/3 नाइट्रोजन देना है, पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटाश की देनी चाहिए। तो इसलिए 1/3 लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन हो गई, पूरी मात्रा फास्फोरस की 24 किलो और 16 किलो पोटाश हमें देना है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, जिनकी उपज ज्यादा है, उनके लिए है। संकर किस्मों के लिए क्या है उसको अभी बताऊंगा। तो देखिए, हमारे पास क्या हो सकता है, एनपीके, डीएपी, एसएसपी, इसके क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एनपीके 12-32-16 है तो उसके साथ हमें कितना देना चाहिए, यूरिया और एमओपी। एनपीके 12-32-16 सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है क्योंकि इसमें एक साथ तीनों ही तत्व जाते हैं। तो इसमें 75 किलोग्राम एनपीके बुआई के समय हमें देना है। इसके साथ यूरिया 24 किलोग्राम और एमओपी 7 किलोग्राम हम दें। तो अगर हम एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो 75 किलोग्राम एनपीके के साथ 24 किलोग्राम यूरिया और 7 किलोग्राम एमओपी दें। अगर हम एनपीके प्रयोग नहीं कर रहे हैं, डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, डाई अमोनियम फास्फेट का, तब हमको 52 किलोग्राम डीएपी 1 एकड़ में, 24 किलोग्राम यूरिया और 27 किलोग्राम एमओपी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये डीएपी की मात्रा है। तो या तो हम एनपीके का प्रयोग करें या हम डीएपी का प्रयोग करें। अगर हम एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, तो 150 किलोग्राम 1 एकड़ में चाहिए। उसके साथ 44 किलोग्राम यूरिया, मतलब 1 कट्टा यूरिया हो गया, एक बैग में 45 किलोग्राम होती है, और 27 किलोग्राम एमओपी का हम सल डोज है 1 एकड़ की। तो इस बात को ध्यान रखें, कोई आपको एक कॉम्बिनेशन प्रयोग करना है। तो यहाँ 24 किलोग्राम है तो ये करीब हमारा आधा बैग यूरिया हो गया और ये एक बैग करीब डीएपी हो गया। तो ये अगर हमारी कैलकुलेशन दिमाग में रहेगी तो हम बिल्कुल इसको सही एग्जैक्ट डाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए कि किस के साथ हमें क्या कॉम्बिनेशन डालना है। तो ये एनपीके के साथ यूरिया एमओपी का कॉम्बिनेशन है,
अगर आप डीएपी प्रयोग करते हैं तो ये डीएपी का कॉम्बिनेशन है, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करते हैं तो ये एसएसपी का कॉम्बिनेशन है। तो ये खाद आपको डालनी है रोपाई के समय, आपको ये डाल देना है, फिर रोपाई करनी है। इसके साथ जिंक नहीं डालना है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी का है। लेकिन अगर आप संकर किस्म बो रहे हैं, हाइब्रिड है, उसमें पोटाश की ज्यादा जरूरत होती है संकर किस्मों को, तो ऐसे केस में अगर हाइब्रिड्स हैं तो आपको हर उसमें 14 किलोग्राम एमओपी बढ़ा दें। तो मतलब ये 21 किलोग्राम एमओपी हो जाएगा। यहाँ आप 27 के साथ 14 और जोड़ दें तो ये 41 किलोग्राम हो जाएगा, और ये भी 41 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हाइब्रिड धान है, आप संकर किस्म है, तो उसमें आपको एमओपी ज्यादा देनी चाहिए, उसमें पोटाश की आवश्यकता ज्यादा होती है, और 1 एकड़ में 14 किलोग्राम एमओपी देना है। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि एनपीके, डीएपी या एसएसपी का कॉम्बिनेशन हमें क्या प्रयोग करना है और कब करना है। इसके साथ साथ हमें जिंक भी देना है। जैसे मैंने आपको बताया था, जिंक की कमी बहुत देखी जाती है, खैरा रोग होता है, बड़ी समस्याएं आती हैं जिंक की कमी से, और धान की उपज बहुत कम हो जाती है। तो देखिए सोर्स क्या है, क्या क्या हम दे सकते हैं जिंक के, हमारे पास कौन कौन से फर्टिलाइजर हो सकते हैं। या तो 21% वाला हो सकता है, या 33% वाला, या चिलेटेड जिंक हो सकता है जो 12% में आता है, ईडीटी। अब देखिए जो जिंक है, जिंक की खाद कभी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिलाकर के नहीं देनी चाहिए। ये तीनों खाद हम मिला के दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ एनपीके में फास्फोरस है, यहाँ डीएपी में फास्फोरस है, वहाँ एसएसपी में फास्फोरस है, तो इसके साथ हमें जिंक नहीं मिला के देना है। तो इसका मतलब यह है कि आप ये दोनों खाद, ये जिंक वाली खाद नहीं मिलाएं। लेकिन अगर ईडीटीए है तो आप मिला सकते हैं। तो अगर ये जिंक ईडीटीए वाली है तो आप मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। फिर से समझें कि अगर ईडीटीए वाली जिंक है वो आप इसके साथ मिला के दे सकते हैं, लेकिन अगर सल्फेट वाला जिंक है तो उसको मिला करके नहीं देना चाहिए। तो अब फिर कब दें इसको हम, तो हम जब रुपाई कर लें, पहले तो हमने रुपाई के समय ये खाद डाल दी, फिर रुपाई के बाद हम जिंक सल्फेट को डाल सकते हैं, और यूरिया के साथ मिलाकर के हम इसे डाल सकते हैं। यूरिया के साथ मिलाकर डालने में कोई समस्या नहीं है। तो रुपाई के 15-20 दिन बाद जब आप यूरिया देते हैं तब उस समय जिंक सल्फेट को मिला के दे सकते हैं, और ईडीटीए जिंक को आप इन खादों के साथ मिला के दे सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये हमें जिंक कब देना है। तो जिंक सल्फेट अगर हमारे पास है तो रुपाई के बाद देना है, और अगर ईडीटीए जिंक है तो इसके साथ मिला करके हम दे सकते हैं, और जिंक सल्फेट को हम यूरिया के साथ मिला के दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब मात्रा कितनी होगी, तो देखिए ये अगर 21% वाला है तो 1 एकड़ में 10 किलो पर्याप्त होता है, और अगर 33% वाला है तो ये 6 किलो मात्रा पर्याप्त होती है, क्योंकि इसमें जिंक ज्यादा है। और ये ईडीटीए जिंक जो है ये कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पानी में पूरा घुल जाता है, मिल जाता है। अब ये ईडीटीए जिंक निर्भर ये करता है हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें जिंक की कितनी कमी है। तो सामान्यतः ये 2 से 3 किलो एकड़ पर्याप्त हो जाता है। तो ये हम, चूंकि बहुत महंगा होता है, तो 2 से 3 किलो प्रति एकड़, अगर मिट्टी में बहुत ही कमी है तो फिर इसकी मात्रा हम 4 किलो तक कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 किलो में प्रति एकड़ देने से इसकी जिंक की पूर्ति हो सकती है। तो ये हमें जिंक देना है। इसके बाद भी अगर जिंक की कमी नजर आती है तो फिर हमें जिंक सल्फेट का स्प्रे करना चाहिए। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट को घोल करके आप उसका स्प्रे कर दें। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो चिलेट वाला जिंक है उसकी मात्रा 2 से 3 किलोग्राम एकड़ प्राप्त होती है, लेकिन ये निर्भर करता है कि हमारी जिंक में कितनी कमी है और हमने कौन सा हाइब्रिड लिया है, या बहुत ज्यादा अपटेक कर रहा है तो फिर जिंक की मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है। तो ये अगर समस्या आती है इसके देने के बाद भी जिंक की कमी की, तो आप एक स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 0.5% का स्प्रे करें, मतलब कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट को घोल के आप उसका स्प्रे करें तो उसकी कमी दूर हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये अभी हमने केवल 20 किलोग्राम यहाँ नाइट्रोजन दी है, अब बची 40 किलोग्राम, इसको 2 टुकड़ों में देना है 20-20 किलोग्राम करके। तो पहला जो मात्रा है नाइट्रोजन की आप 20 से 25 दिन बाद दे सकते हैं, और दूसरी 40 से 50 दिन बाद, जब उसमें बहुत तेजी से टेलर निकल रहे हो। तो इतना 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए लगभग आपको 44 किलोग्राम यूरिया देनी पड़ेगी, मतलब 1 बैग 1 एकड़ में देना चाहिए। तो 20 से 25 दिन बाद आप 1 बैग यूरिया का 1 एकड़ में दे दें, फिर 40 से 45 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के 1 बैग दे दें, तो ये नाइट्रोजन की मात्रा पूरी हो जाती है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा धान में नहीं देना है। अगर आप नाइट्रोजन बहुत ज्यादा दे देंगे तो उसमें कीट बीमारी, स्टेम बोरर है या बीएलबी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इन सब की समस्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा देने से बीमारियां और कीट ज्यादा आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, नाइट्रोजन देनी है आपको बहुत कैलकुलेटेड देनी है। तो आप समझ गए होंगे कि जिंक को कैसे देना है। और अगर आपकी मिट्टी
क्षारीय है उसकी पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, 7.5 से ज्यादा हो रही है, 8 हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है, तब आप जिंक सल्फेट को ना दें। इस पर भी पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अधिक पीएच वाली मिट्टी में जिंक सल्फेट को मिट्टी में नहीं देना चाहिए। वहां ये फिक्स हो जाता है हाई पीएच पे, तो वहां या तो ईडीटीए जिंक दें या फिर आप छिड़काव करें। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जिंक सल्फेट में हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जिंक सल्फेट को किसी खाद के साथ नहीं मिलाना जिसमें फास्फोरस है। यूरिया के साथ मिला सकते हैं, लेकिन एनपीके, डीएपी या एसएसपी के साथ नहीं मिलाना है। इस बात का ध्यान रखना है जिंक सल्फेट के बारे में। दूसरा, अगर मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, 7.5 से ज्यादा हो रही है, तब आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। या तो वहां मिट्टी में आप बुआई के समय जिंक ईडीटीए दीजिए या छिड़काव कीजिए। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि जिंक भी पूरा मिले, क्योंकि धान में जिंक की कमी से बड़े नुकसान होते हैं और ये सामान्य कमी आती है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इस फर्टिलाइजर शेड्यूल को देखेंगे, तो निश्चित रूप से उसका पूरा पोषण होगा धान का। ज्यादा खाद देने से नुकसान होगा और कीट बीमारी बढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं देने हैं, बैलेंस देना है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन देना है, सही समय पे देना है। तो ये जो खाद है जो मैंने ये लिखी है, ये आपको रुपाई से पहले दे देनी है और जिंक सल्फेट आपको रुपाई के बाद देना है, ताकि फास्फोरस उसके बीच में गैप बना रहे। और जिंक सल्फेट को आप यूरिया के साथ मिला करके दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर पीएच ज्यादा जा रही है तो आपको जिंक सल्फेट नहीं देना, वहां पे जिंक ईडीटी ही देना है। और जिंक ईडीटी को आप इन खादों के साथ मिला सकते हैं। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जिंक सल्फेट और ईडीटीए को हम कैसे दें, कब दें। तो ये मैंने 2-3 बार आपको ये बात बताई ताकि बिल्कुल क्लियर रहे कि ईडीटीए को तो हम मिला सकते हैं, चिलेट वाला, ये चिलेट कहलाता है ईडीटीए, चिलेट वाले को तो हम मिला सकते हैं, लेकिन सल्फेट वाले को फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हमारा फर्टिलाइजर शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस समय दें और कितना दें। अगर आप इस तरह से देते हैं तो निश्चित रूप से धान की अच्छी उपज आप प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।